Hello students, welcome to chapter number 3, Delhi 12th to 15th century. हमने चैप्टर नंबर 2 में कावेरी डेल्टा और उसके आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उनके बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लार्ज किंगडम्स बने थे, मगर ध्यान से सोचिए, क्या हमने उस चैप्टर में दिल्ली की बात की? नहीं की। क्यों नहीं की? द रीज़न इज दिल्ली उस समय तक कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं था। दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी बना करीबन 12th सेंचुरी में। तो अब देखिए आपके पेज नंबर 31 पे, वहां पे रूलर्स ऑफ दिल्ली टेबल नंबर 1 में तारीख के साथ हर एक रूलर का और हर एक डायनेस्टी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तोमर राजपूत ने दिल्ली को फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट सिटी का स्टेटस दिया, एंड दैट टू इन द अर्ली 12th सेंचुरी से लेकर 1165 तक। उसके बाद चौहान्स आए, चौहान्स के बाद टर्किश रूलर्स आए, खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई एंड फाइनली लोदी डायनेस्टी आई। तोमर्स और चौहान्स ने जब दिल्ली पे रूल किया तो दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन चुका था। यहाँ पे बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे जिन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स बनाई हैं इस सिटी में, और यहाँ पे एक स्पेशल तरह के कॉइन को मिंट किया जाता था जो लार्ज सर्कुलेशन में था, और उस कॉइन का नाम था दिल्लीवाल। दिल्ली के कैपिटल बनते ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। वेस्टर्न साइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे इन्वेडर्स आते गए, उन्होंने दिल्ली में फाउंडेशन डाली दिल्ली सल्तनत की। इस समय तक दिल्ली के रूलर्स, जिनको हम दिल्ली सुल्तान्स कहते थे, उन्होंने इस एरिया को काफ़ी डेवलप कर दिया। ऑब्वियसली ये वेस्टर्न इन्वेडर्स इस इलाके से आए थे जहां उनकी मेन लैंग्वेज थी पर्शियन, तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्शियन बिकेम द मेन लैंग्वेज। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते थे, एक है तारीख जिसका मतलब है हिस्ट्री, और प्लूरल इसका रहता था त्वारीख। त्वारीख के जितने भी ऑथर्स थे ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। जनरली ये सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोटियर्स हुआ करते थे। इन लोगों ने उस समय के इवेंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन किया, और साथ में जितने भी रूलर्स थे उनके गवर्नेंस पैटर्न को और उनके रूल के इंपॉर्टेंस को प्रॉपरली नोट डाउन किया। 13th सेंचुरी के एक बहुत बड़े ऑथर थे फ़क्र ए मुदब्बिर। इन्होंने यहाँ तक लिख डाला कि अ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैनॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो इसका मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे इंटायर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी पे। साथ में हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी ऑथर्स थे उन्होंने एग्जैक्ट हिस्ट्री उस समय की लिखी, और इसके मेनली 3 रीजंस हैं। पहला कि जितने भी ऑथर्स थे त्वारीख के, ये सिटीज में रहते थे, इन्होंने हार्डली कभी विलेजेस को विजिट किया। सेकंड है कि इस तरह के लोग जनरली सुल्तान्स की हिस्ट्री बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, क्योंकि उनको आशा रहती थी कि सुल्तान उनसे खुश हो जाएंगे और उन्हें काफ़ी रिच रिवॉर्ड्स देंगे। और तीसरा जो एक कारण है वो है कि इस समय के जो ऑथर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बायस थे टुवर्ड्स बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट का मतलब होता है प्रिविलेज बेस्ड ऑन फैमिली, यानी कि कोई इंसान अगर एक प्रॉपर नोबल फैमिली से आता है तो उसको प्रिविलेज मिलने ही चाहिए। उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर कोई दूसरा काबिल इंसान हुआ मगर वो किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो उसको इंपॉर्टेंस उतना नहीं मिलेगा। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है कि उस समय के लोगों की ये सोच थी कि वुमेन आर नॉट इक्वल टू मेन, मेन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं वुमेन से। आप सिंपल बात कर लीजिए रजिया सुल्तान की। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया वो बनी थी दिल्ली की फर्स्ट फीमेल सुल्तान। उन्होंने बहुत सारे नोबल काम किए हैं। बहुत सारे ऑथर्स जैसे मिनाज इस सिराज ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि वे काफ़ी ज़्यादा एबल एंड क्वालिफाइड थी अपने भाइयों के तुलना में, बट एट द सेम टाइम मिनाज सिराज को ये भी लगा कि शी वॉज नॉट सपोज टू बी द रूलर, क्योंकि वो एक औरत थी। इस वजह से बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बावजूद भी रजिया सुल्तान को अपनी राजगद्दी 1240 में छोड़नी पड़ी। इस चीज का पूरा ब्यौरा आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ रजिया सुल्तान के साथ ही हुआ।
ये चीज रुद्रमा देवी जो ककातिया डायनेस्टी वारंगल की रानी थी उनके साथ भी हो चुका है। उनको भी अपना नाम चेंज करना पड़ा था, उनको प्रिटेंड होना पड़ा था एज अ मैन टू रूल द कंट्री। मगर एट द सेम टाइम अगर हम डिड्डा की बात करें जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, तो लोग उनको इतना पसंद करते थे कि उनको वे दीदी या एल्डर सिस्टर बोलकर बुलाते थे। तो इस समय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफी कॉमन प्रैक्टिस था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो जनरली हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे प्रॉपर लोगों को बिठाए जाते हैं, प्रॉपर लोगों के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता है। मगर इल्तुतमिश के समय एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं बंदगन। बंदगन का मीनिंग होता है वे स्लेव्स जिनको किसी भी मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा गया है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो स्लेव्स हैं, ये जो बंदगन हैं, ये काफी ज्यादा भरोसेमंद हैं इन कंपैरिजन टू नोबल पीपल। तो इनको वे अच्छी अच्छी पोजीशंस देते थे, बिल्कुल नोबल पीपल को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। सल्तनत की तरफ से उनको क्लाइंट का दर्जा दिया जाता था, उनको काफी अच्छा पोजीशन दिया जाता था। मगर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंदगन के हाथ में रखा जाता था। यही वाला कॉन्सेप्ट खिलजीज और तुगलक्स ने भी वापस फॉलो किया। उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अपने स्लेव्स को, बट उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया नोबलमैन को, और यही चीज बाद में जाकर इनको बैकफायर भी कर गया। होता क्या था कि जो स्लेव्स और जो क्लाइंट्स थे ये पूरी तरह से लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के प्रति, मगर उनके मास्टर की जो अगली जनरेशन थी इसके प्रति इनकी लॉयल्टी कम होती थी। तो होता क्या था कि जब भी कोई नया सुल्तान बनने वाला है तो स्लेव्स, क्लाइंट्स और जो नया सुल्तान बनने वाला है इनमें क्लैशेस काफी आम हो गई। इस चीज का उल्लेख हमको तारीख में भी बार बार मिलता है। इस समय सुल्तान अपने स्लेव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कभी कभार तो अपने खुद के लड़कों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। मगर इस चीज से ऑथर्स ऑफ तारीख एकमत नहीं थे। जियाउद्दीन बरानी की अगर बात करें तो उन्होंने 14th सेंचुरी के बीचों बीच अपने रिपोर्ट में लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने ऐसे बहुत सारे लोग अपॉइंट किए हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिनको कोई भी पॉलिटिकल जजमेंट की कैपेसिटी नहीं थी और उनके पास कैपेसिटी टू रूल भी नहीं था। साथ में खिलजीज और तुगलक्स ने और एक इंपॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने कुछ कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज को बोला इक्ता, और इन इक्ताओं के एक एक होल्डर्स बना दिए जाते थे जिनको नाम दिया जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। इन मुक्तियों का मेन काम था मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अपने खुद के इक्ता में। इसके बदले में मुक्तिस को रेवेन्यू कलेक्शन का असाइनमेंट मिलता था। तो मुक्तिस जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एज पर द रूल ऑफ द मोनार्क, तो इस रेवेन्यू से ही वे अपने जितने भी सैनिक थे सबको पेमेंट भी करते थे। ये देखने के लिए कि मुक्तिस जो है वो प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और इन रेवेन्यूज को प्रॉपरली अपने सोल्जर्स को पहुंचा रहे हैं कि नहीं, अकाउंटेंट्स नियुक्त किए जाते थे खिलजी एज वेल एज तुगलक मोनार्क की तरफ से। आपको याद है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि इस समय सामंत लोग बहुत पॉपुलर थे। सामंत को पूरी तरह से राइट था टैक्स कलेक्शन का अपने किंगडम में। ड्यूरिंग द खिलजी एंड तुगलक रूल सामंत की ये जो राइट थी ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ये पूरी तरह से उनसे छीन ली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से लैंड को प्रॉपर्टी बना दी सल्तनत की, और सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे ये लैंड को मेजर करने लगे और लैंड का अकाउंट रखने लगे। सामंतों से भी टैक्स वसूल किया जाने लगा। जो टैक्स इस समय इंट्रोड्यूस हुए थे वे 3 तरह के टैक्स थे। टैक्स को इस समय बोला जाता था खराज, और ये टैक्स होता था 50% ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, टैक्स ऑन कैटल एंड टैक्स ऑन हाउस। दिल्ली सल्तनत बहुत स्ट्रांग था, मगर इनमें एक कमी थी कि ये अपना एरिया ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। बंगाल, साउथ इंडिया, इनफैक्ट कुछ पार्ट्स ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स इनके सल्तनत से बाहर ही रहे। कभी कभार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर्स ने इन पार्ट्स को कब्जा करने की कोशिश जरूर की, मगर इन पार्ट्स को वे अपने पास ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाए।
इब्न बतूता की अगर बात करें, जो मोरक्को से ट्रैवल करके आया था इंडिया में इन द 14th सेंचुरी, तो इस समय के बहुत सारे सामंत ऐसे थे या बहुत सारे चीफटेंस ऐसे थे जो फॉरेस्ट्स में रहते थे। इन्होंने अपने इलाके को पूरी तरह से फोर्टिफाई कर दिया था विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। और साथ में इब्न बतूता ने यह भी बोला है कि यहाँ पे जो यानी कि इंडिया में जो बैम्बू मिलता था दैट वाज ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी, इसमें आग भी नहीं लगती थी। ये जो फोर्टिफाइड एरिया था जहाँ पे ये सामंत अपने पूरी प्रजा के साथ रहते थे, वहाँ पे वाटर से लेकर सभी सुविधाएं मौजूद थीं। तो जब तक इन पे कोई अटैक नहीं करता था, ये एरियाज काफ़ी सुरक्षित रहती थी। और इन एरियाज पे अटैक करना भी मुश्किल था क्योंकि ये एरियाज जनरली डीप फॉरेस्ट्स में होती थी। दिल्ली सल्तनत पर एक बहुत बड़ी आफत उस समय आ गई जब मंगोल्स ने अंडर द रूलर ऑफ चेंगिस खान दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दिया था इन द ईयर 1219। उस समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का रूल था और बाद में जाकर मोहम्मद तुगलक का रूल हुआ। दिल्ली सल्तनत मजबूर हो गई अपनी आर्मी को मंगोल्स पर एंगेज करने के लिए, और इससे उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तुगलक्स के बाद आए सैयद और उसके बाद आई लोदी डायनेस्टी, जिन्होंने दिल्ली एंड आगरा पे रूल किया टिल 1526। इस समय तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा का पूरा साउथ इंडिया काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वहाँ पे जितने भी किंगडम्स थे ये काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके थे। इस समय पे हमको इमर्जेंस ऑफ न्यू पावर्स दिखे जैसे अफगान्स एंड राजपूत्स। इस समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है सूर डायनेस्टी, जिसको एस्टैब्लिश किया था शेर शाह सूर ने। ये डायनेस्टी काफ़ी छोटी डायनेस्टी थी जो बिलोंग करती है करंट डेट बिहार को, मगर इस डायनेस्टी ने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया था, अपनी सूर डायनेस्टी वहां पे एस्टैब्लिश की थी। ये डायनेस्टी महज 1540 से 1555 यानी कि 15 इयर्स ही रही, मगर इस डायनेस्टी का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा। बाद में जाकर जब अकबर नाम के मुगल एम्पायर आए तो उन्होंने भी शेर शाह सूर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को फॉलो किया। सो ये थी कहानी दिल्ली की बिटवीन द 12th एंड द 15th सेंचुरी। तो चलिए चले आते हैं पेज नंबर 37 पर और वहां पे देख लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल इन दिल्ली? तो फर्स्ट दिल्ली को कैपिटल बनाया था तोमर राजपूत्स ने। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान्स? सो इट इज पर्शियन। Question number 3, in whose reign did Sultanate reached its farthest extent? So the answer is Khilji's. From which country did Ibn Battuta travel to India? So it is Morocco, which is in Africa. Question number 5, according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep interests of the peasantry in mind? So military commanders basically lived on their salaries. और ये सैलरीज जो आती थी वो कहाँ से आती थी? फ्रॉम द रेवेन्यू विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स। तो फार्मर्स अगर प्रॉस्परस नहीं होंगे, अगर वे हैप्पी नहीं होंगे तो प्रॉपर रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो ऑब्वियसली मिलिट्री कमांडर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाएगी, उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, या उनको ये प्रॉपर आर्टिलरी या आर्म्स नहीं मिल पाएंगे जिससे वो जंग लड़ सकें। सो दिस इज द रीजन वाई जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ता था ड्यू टू सर्कल ऑफ जस्टिस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत? तो देखिए दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जिनके वजह से उनको इंटरनली सल्तनत के अंदर से ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते थे, और एट द सेम टाइम बाहरी जो ताकतें थीं उनके साथ भी इनको लड़ना पड़ता था। तो यहाँ के जो सुल्तान थे उनको बाहर के लोगों से जंग लड़नी पड़ती थी। सो दैट वाज द एक्सटर्नल फ्रंटियर। साथ में यहाँ के जो रूलर्स थे ये जनरली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नोबलमेंस को नहीं बिठाते थे, जनरली ये बंदगन यानी कि अपने जो स्लेव्स थे उनको बिठाते थे, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में होता था। तो ये थे इनके इंटरनल फ्रंटियर्स पे कॉन्फ्लिक्ट।
चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज? व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान? मुक्तीज प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, ये रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया वो रेवेन्यू का एक हिस्सा उनको सोल्जर्स को देना है, तो वो सोल्जर्स को प्रॉपर हिस्सा दे रहे हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें देखने के लिए खिलजीज और तुगलक्स ने अपॉइंट किए थे अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स इसलिए रखे जाते थे क्योंकि ये जो प्रोसेस था इसमें काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी होने के चांसेस थे, काफ़ी ज़्यादा करप्शन होने के चांसेस थे। तो ये सुल्तान जो थे ये चाहते थे कि करप्शन जो है वो मिनिमम लेवल पे रहे। एट द सेम टाइम इस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में नोबल मेंस को जनरली हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स नहीं दिए जाते थे, दिए जाते थे ये पोस्ट्स स्लेव्स को। तो जो नॉर्मल लोग थे या नोबल मेंस थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी इस चीज़ को लेकर। एट द सेम टाइम ये जो स्लेव्स थे ये पूरी तरह से लॉयल थे टुवर्ड्स देयर रूलर। एक बार अगर रूलर चेंज हो जाता था तो इनकी लॉयल्टी पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता था। तो बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स थे ड्यू टू विच दे वांटेड टू कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर मुक्तीज, और उन्होंने अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर दिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ द त्वारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन? ऑब्वियसली नो। आप जितने भी त्वारीख के डॉक्यूमेंट्स देखोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुल्तान्स के बारे में बताया गया है, उनकी पॉलिसीज, उनको क्या पसंद था, उन्होंने क्या काम किए, इतना ही कुछ लिखा हुआ है। लोगों के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, और जो लिखा भी हुआ है अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसका मेन कारण ये था कि ये जितने भी त्वारीख के ऑथर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शहरों में रहते थे, इनको कोई आइडिया नहीं था कि विलेजेस में क्या हो रहा है। सेकेंडली इनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था टुवर्ड्स जेंडर एंड बर्थ। एंड थर्डली ये जो ऑथर्स थे ये अच्छी अच्छी बातें सुल्तान के बारे में इसलिए लिखते थे क्योंकि उनको लगता था कि अच्छी बातें अगर सुल्तान के बारे में लिखेंगे तो सुल्तान से उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इन ऑथर्स ने अपने त्वारीख में जो लिखा वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तानों का गुणगान किया और कॉमन लोगों के बारे में बहुत कम लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले आते हैं। रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? देखिए समय काफ़ी बदल चुका है। रज़िया सुल्तान के समय पे जो लोगों की सोच थी सोसाइटी में और आज 2023 में जो सोच है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आजकल जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी को इक्वली मिलती हैं, चाहे वो इंसान कोई पुरुष हो या फिर कोई महिला, तो दोनों को बराबर का चांस है ग्रो करने के लिए। तो आज के ज़माने के जो वुमेन लीडर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं इन सोसाइटी, ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें रज़िया सुल्तान के टाइम की तब। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाई वेर दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? Does deforestation occur for same reasons today? फॉरेस्ट्स को काटा जाता था दो रीजंस के लिए। एक ऑब्वियसली तो अपना लैंड बढ़ाने के लिए, दूसरा इंडिया के मेजॉरिटी पोर्शन तक दिल्ली सल्तनत की पहुंच नहीं थी। अभी भी बहुत सारे किंगडम्स थे, बहुत सारे सामंत थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो अपना डेरा या फिर वो अपना गढ़ जो है वो फॉरेस्ट में बनाए बैठे हुए थे। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत की तरफ से बार बार कोशिश की जाती थी इन फॉरेस्ट्स को कब्जा करने का, उनको काटने का। आज के ज़माने की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये रीज़न नहीं होता फॉरेस्ट काटने का। आज के ज़माने में मे बी एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि लोग रह पाएँ या फिर फॉरेस्ट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट्स को काटा जाता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि किस तरह से इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हुए और बाद में जाके कैसे वे किंगडम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिल्ली का राइज कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे बना। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं मुगल्स के बारे में, यानी कि 16th से लेकर 17th सेंचुरी की हिस्ट्री को। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वापस हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।